कैसे हो बच्चों। आज अपना पाठ है वर्ण प्रकरण। तो वर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वर्ण जो है वो ध्वनि होती है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं, तो ध्वनि ही वर्ण है। लेकिन ध्वनि की किस स्थिति को हम वर्ण कहेंगे वो परिभाषा से समझ में आएगा। परिभाषा देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे ए, ई, उ, क, ख, ग आदि। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ी ध्वनि है जैसे का, उसको हम अक्षर कहते हैं। यहाँ साथ के साथ अक्षर जो है उसकी परिभाषा भी समझ लीजिए। वह ध्वनि, भाषा की वह ध्वनि जो एक साथ उच्चारित होती है। जैसे काम, काम, इसमें का और में दो अक्षर हैं, लेकिन ध्वनियाँ जो है वो ज़्यादा हैं। जैसे क जमा में आ, जमा में म, जमा में अ। तो इसके अंदर जो है 4 ध्वनियाँ हैं लेकिन 2 अक्षर हैं। ठीक है, अब हम करते हैं वर्ण के भेद। तो मुख्यतः वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कुछ जो लोग हैं, कुछ विद्वान, वो एक तीसरा भेद भी मानते हैं, अयोगवाह। तो उसके बारे में भी हम समझाएंगे। पहले देखिए 2 मुख्य भेद कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी सहायता के स्वयं उच्चारित हो जाती हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित हो सकें वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो ये 11 हैं। फिर अयोगवाह। कुछ विद्वान अंग और अह को भी स्वरों में ही रख देते हैं, तो कुछ अलग रखते हैं। तो इनके बारे में बता देता हूँ। ये अयोगवाह ही क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर विद्वान इनको न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में रखते हैं। ये क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार में क्या होता है, एक बिंदी होती है, बिंदु, और नाक के द्वारा इसकी ध्वनि बाहर निकालते हैं हम। जैसे कंकड़ है, कंकड़, तो अंग की बिंदी। लेकिन ये जो बिंदी है ये उसी अक्षर के ऊपर लगेगी जिसके अंदर कोई न कोई स्वर मौजूद होगा। जैसे क के अंदर अ है तो इसके अंदर ये लगेगी। ठीक है, इसी तरह अ, इसके उच्चारण में है का झटका लगता है और यह भी स्वर युक्त व्यंजन के पीछे जुड़ता है। व्यंजनों में इसका प्रयोग होगा लेकिन स्वर युक्त व्यंजन के ही पीछे इसका प्रयोग होता है। इसी तरह जो है अनुनासिक होता है। अनुनासिक का जो उच्चारण है, इसके लिखने का तरीका क्या है, अर्धचंद्र और बिंदु। और उच्चारण क्या होता है, जैसे अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण जो है, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। उदाहरण के लिए चांद, चांद, आप उच्चारण करके देखिए कि चांद जब लिखोगे तो आपके मुख और नासिका दोनों से ध्वनि बाहर आएगी। ठीक है, तो ये अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के मुख्य वर्ण हैं वो हैं व्यंजन। व्यंजनों में देखिए 3 वर्ग मुख्य रूप से इसके बनाए गए हैं। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन, तीसरे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्गों में ये विभक्त किए गए हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण से उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण होते हैं, इसको हम क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। इसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ, इसको च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न को ट वर्ग, त, थ, द, ध, न को त वर्ग, और प, फ, ब, भ, म को प वर्ग कहते हैं। ठीक है, कई बार आपको संधियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण को प्रथम वर्ण, दूसरे को द्वितीय वर्ण, तीसरे को तृतीय वर्ण और चौथे को चतुर्थ वर्ण तथा अंतिम को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिका से बोला जाता है, उच्चारित होता है।
दूसरे जो प्रकार के व्यंजन हैं वो हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इनको अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में वायु भीतर ही गति करती है और बहुत कम स्पर्श होता है मुख के आंतरिक अंगों का। इसके बाद ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। इसको तालव्य स, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत्य स और इसको दंत्य स कहते हैं और ये है। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इनके उच्चारण से मुख से ऊष्मा युक्त यानी गर्म हवा निकलती है। वैसे तो ये 3 ही मुख्य भेद हैं व्यंजनों के, फिर भी कुछ अन्य वर्ण भी हैं। अगर हम देखें तो कुछ अन्य परिस्थितिजन्य वर्ण होते हैं, उन पर हम विचार कर लेते हैं साथ के साथ सीखने के लिए। मुख्य रूप से वर्ण तालिका यही है हिंदी के लिए, लेकिन कुछ अन्य वर्ण हैं जो विशिष्ट हैं अपने आप में। नंबर 1 परिवर्तित वर्ण, यानी हमारे पास पहले से ही जो वर्ण हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन करके हमने इनको बनाया है, मतलब ये आ गए हैं हिंदी में। जैसे अड़ है और ढ़ है। हम अगर ट वर्ग का तृतीय वर्ण देखें ड, तो उसके नीचे बिंदी लगाने से जो है अड़ बनता है, और ढ चतुर्थ वर्ण ट वर्ग का, उसके नीचे बिंदी लगाने से ढ बनता है। कुछ खास शब्दों में इनका प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा अड़ का प्रयोग हुआ, मेंढक ढ का प्रयोग हुआ। फिर हैं संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनमें से 4 प्रमुख हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्ष का जो है वो क जमा मूर्धन्य स से क्ष का निर्माण हुआ है, और त्र जो है त जमा र से इसका निर्माण हुआ है, और जो ज्ञ है वो वास्तव में ज्ञ होता है, और इसका निर्माण जो है वो च और ञ, च वर्ग का अंतिम वर्ण ञ उससे हुआ है, और स्र जो होता है उसका निर्माण तालव्य श जमाम र इससे हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है एक से अधिक व्यंजन जब इकट्ठे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, बीच में कोई स्वर न हो। जैसे ख है, अक्खड़ लिखते हैं हम, अ, क, ख, अड़, अक्खड़। तो इसमें क और ख बीच में कोई स्वर नहीं है क और ख के, इसलिए ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। च और छ, जैसे अच्छा, अच्छा, तो च और छ आ गया यहाँ पर, ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हिंदी में बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर के विशिष्ट व्यंजन है वो है आगत वर्ण। आगत वर्ण व्यंजन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आगत वर्ण देखिए, आगत वर्ण का मतलब है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में विकास क्रम में, भाषा विकास क्रम में आ गई हैं। जैसे अ जो है वो आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, डॉक्टर, कॉपी लिखते हैं हम, कॉपी, तो ये आ है, इसमें बिंदी नहीं लगेगी, सिर्फ अर्धचंद्र लगेगा। उसके बाद क है, इसके नीचे एक बिंदु लगता है जिसको नुक्ता बोलते हैं। क जैसे कम वक्त, ख ख्वातून, ख के नीचे नुक्ता लग जाएगा। ज और फ, नुक्ते का प्रयोग उर्दू में होता है और इससे वर्ण के उच्चारण में एक विशिष्टता आ जाती है, गूंज पैदा होती है। जैसे जहाज, जैसे जय हा अ ज, तो नुक्ता लगने के बाद गूंज पैदा होती है, जहाज, जहाज। ठीक है। चलते चलते जो है हम वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन के बारे में भी देख लेते हैं। हमारा वर्ण का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण विन्यास क्या होता है? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना। मान लो किसी का नाम है दीपक, इसका हम वर्ण विन्यास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अलग अलग वर्ण कर देंगे, द जमा ई जमा प जमा अ जमा क जमा अ, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर देंगे। ये वर्ण विन्यास है। ये क्या है? वर्ण विन्यास है। और अगर हमें इसी शब्द का वर्ण संयोजन करना हो तो संयोजन क्या होता है? अलग अलग वर्णों को जो है वो हम इसको संयुक्त कर देंगे, इकट्ठे कर देंगे, संयोजन कर देंगे। तो वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन बोलेंगे इसको। जैसे द ई को मिला दिया तो दी बन गया, और प अ को मिला दिया तो प बन गया, और क अ को मिला दिया तो क बन गया, दीपक। ये जो है वर्ण संयोजन
हो जाएगा। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो संधि हम तभी समझ पाते हैं जब वर्ण विन्यास का हमें ज्ञान हो। दूसरे जो है कई अन्य जगह पर भी ये वर्ण विन्यास जो है हमारे काम आता है। जैसे डिक्शनरी में हम कोई शब्दकोश में हम कोई शब्द ढूंढना चाहते हैं तो वर्ण विन्यास से ही हमें ये पता चलता है कि इस शब्द का वर्ण क्रम क्या है और ये शब्दकोश में कहाँ मिल सकता है। और अंत में मैं आपको व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन अलग अलग, कोई दो व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न हो और साथ साथ आ जाते हैं तो वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो और व्यंजन गुच्छ तब हम कहते हैं जब एक ही प्रकार का व्यंजन जो है बिना स्वर के बीच में कोई स्वर आए बिना पास पास आ जाता है। जैसे च बच्चा, जैसे हम लिखते हैं ना बच्चा बच्चा। त जैसे कर्ता लिखते हैं तो उसमें ऐसे त आता है, तो ये वही त है। ल उल्लास लिखते हैं तो ल आ जाता है। ठीक है, बस, धन्यवाद।